इस पर्टिकुलर टॉपिक में वेक्टर में टोटल 5 एक्सरसाइज हैं। पहली एक्सरसाइज में वेक्टर और उसके टाइप है, और फिर ट्रायंगल लॉ है, पैरेललोग्राम लॉ है। और दूसरे एक्सरसाइज में सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला है, और सेंट्रोइड की सेक्शन फार्मूला जैसे हम 2D में करते थे ना, 2 पॉइंट दिए हैं ए और बी, उनको सी पॉइंट निकालना है जिसका रेशियो दिया है M1 M2, राइट। जैसे वेक्टर में भी वही होता है, यस जैसे मान लो इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, तो सी का जो पोजीशन वेक्टर आएगा इट विल बी M1 वेक्टर बी प्लस M2 वेक्टर ए अपॉन M1 प्लस M2। M1 M2 क्या है, वो रेशियो जिसमें वो सी तीसरे को डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन को, राइट। ये ध्यान रख। फिर उसके बाद हाँ 5.2 में हमें पढ़ना है सेक्शन फॉर्मूला, और 5.3 में पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट। अभी बताए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट दो चीजें होती है। तो पहली एक्सरसाइज 5.3 में डॉट प्रोडक्ट है, जिसमें ए डॉट बी करते, राइट। इसका तो कुछ एप्लीकेशन भी है। क्या क्या एप्लीकेशन है कि यदि हमारे पास दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, चेक करना या प्रूफ करना है कि दे आर परपेंडिकुलर, तो हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, राइट। डॉट प्रोडक्ट का यूज वहां भी है यदि हमारे पास दो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल निकालना है, तभी डॉट प्रोडक्ट का यूज करते हैं। और सिंपल इसका डेफिनेशन भी पता यस होना सर चाहिए कि ए डॉट बी क्या होता है, इट इज मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, करेक्ट। ये होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट निकालते कैसे, सिंपल, आई को आई के साथ मल्टीप्लाई, जो आई का कोफिशिएंट है दूसरे वेक्टर में आई का हाँ कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर देते, बहुत आसान है। जी क्रॉस जी जी प्रोडक्ट दूसरा यस है, दूसरा प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों प्रोडक्ट है लेकिन एक डॉट है और एक क्रॉस है, इसको स्केलर यस प्रोडक्ट भी कहते हैं। स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ से जो रिजल्ट आता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है, और नीचे वाले से रिजल्ट आता है वेक्टर क्वांटिटी। ऊपर वाले को डिफाइन करते हैं मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा से, नीचे वाले को डिफाइन कैसे करते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ये एन कैप किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिट वेक्टर को, तो चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी इसीलिए लिखा हुआ। फिर स्केलर टेबल प्रोडक्ट और वेक्टर टेबल प्रोडक्ट भी आ गया है सिलेबस में। तो जब मैंने अब स्केलर टेबल प्रोडक्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से बता देता हूँ। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बॉक्स ऑफ ए बी सी, करेक्ट। इसकी प्रॉपर्टीज भी हम पढ़ेंगे। और निकालते कैसे, निकालना तो बहुत आसान है एक्चुअली, याद है, थोड़ा बहुत बता देते हैं। कि जैसे मान लो अगर हमारे पास तीन वेक्टर्स भी हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी। ये मान लो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट। ये 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। और ये है मान लो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब मुझे निकालना है ये एस टी पी, इसकी लेटर प्रोडक्ट। मैं क्या करता था, एक 3 बाय 3 का डेटा मैं बनाऊँ। पहली रो में जो वेक्टर ए के कोफिशिएंट है 1 1 1, उनको लिख दो। दूसरी रो में जो वेक्टर बी के कोफिशिएंट है उनको लिख दो, वो 2 माइनस माइनस वन वन टू और 3। तीसरी रो में जो कोफिशिएंट है वो 1 वन 1 वन माइनस वन। माइनस वन इसका जो वैल्यू निकालोगे तो वो तो एक नंबर आएगा। तो यस एसटीपी का जो रिजल्ट आता है, क्योंकि ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको नाम स्केलर क्यों रखा, रीजन बी कि इसके स्केलर नंबर आएगा, ठीक है। फिर दो चीजें ध्यान रखना, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट और बता देता हूँ। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है जेई में भी नहीं था, तुम भूल गई होगी, लेकिन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बी क्रॉस सी से एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी, राइट। और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी हाँ है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी को क्रॉस करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी आती है। लेकिन इसको निकालने का एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, वो हम देखेंगे बाद में, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये, तो तुम्हें आता होगा कि वेक्टर किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। मान लो कि हमारे पास एक नंबर लिखा, उसके ऊपर ये डॉट लगा देते हैं, ऐसी लाइन, तो इसे वेक्टर कहते हैं। और इसका यूनिट वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर ए का ए के ऊपर टोपी पहना है, राइट। यस ठीक है ए के ऊपर कैप लगा दो या ऐसे। अब वेक्टर को मान लो 2 पॉइंट दिए हैं, ठीक है। ये सिंपल सिंपल चीजें लेकिन भूल जाते हैं। 2 पॉइंट दिए हैं मुझे, ए और बी, करेक्ट। ए के कोऑर्डिनेट्स यस कुछ पता है, बी के कुछ कोऑर्डिनेट्स पता है, और बोलेगा कि मुझे इन दोनों दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर निकालना, ए बी वेक्टर, ठीक। तो मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स है 1 2 3, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 6 9। तो कैसे करते हैं मैं सिंपल बताता हूँ। जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको, उसके एक्स कोऑर्डिनेट को पहले वाले एक्स कोऑर्डिनेट के साथ सब्ट्रैक्ट करो और आई कैप लगा दो। तो 4 को 1 के साथ सब्ट्रैक्ट करो, 3, 3 में आई कैप लगा दो, 3 आई कैप, करेक्ट। वाई कोऑर्डिनेट फोर जी बी कैप का 6 - 2 तो 4 जे कैप, फिर 9 - 3 तो 6, सिक्स की कैप ठीक है, बात खत्म। दूसरे लैंग्वेज में कैसे पढ़ाते हैं लोग, कि मान लो हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाला वेक्टर निकालना है, ए बी वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, बी का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे, राइट, माइनस
फिर ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है, दोनों को माइनस कर देंगे। हम्म, हाँ, अब मान लो कोई पॉइंट दिया है, ये भी बहुत जरूरी है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और उसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। मान लो पॉइंट है 1, -1 और 2, इसको मैंने ए बोल दिया। अब मुझे इसका पोजीशन वेक्टर निकालना। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है कि जब इसको ओरिजिन से जोड़ दें, है ना, ये ओरिजिन पॉइंट है, यस, उसको ऐसे जोड़ दिया, तो जो ओ ए वेक्टर आएगा दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में के लिए क्या करना पड़ा, सिंपल, जो ए पॉइंट के एक्स वाई और जे कोऑर्डिनेट्स हैं, मतलब तो उनके साथ सिर्फ आई जे के लगा दो, नहीं तो 1 के साथ आई कैप, -1 के साथ जे कैप और 2 के कैप, सिंपल। यस, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? आई जे के लगाने के बाद ओरिजिन से पास हो जाएगा। नहीं, आई जे के लगाने से क्या हो जाएगा कि वो उस पॉइंट का वेक्टर निकल आएगा ओरिजिन के साथ। क्योंकि जनरली हम क्या होता है कि अभी हमने क्या बताया कि हमारे पास 2 पॉइंट दिए रहते हैं और उनको ज्वाइन करके हमें एक वेक्टर मिलता है, ए बी वेक्टर, राइट। लेकिन मान लो सिर्फ एक ही पॉइंट रहा तो हाँ, वेक्टर कैसे बनेगा, नहीं? बनेगा क्या? उसके लिए तो 2 पॉइंट चाहिए ना, टर्मिनल और नहीं, इनिशियल पॉइंट। तो इसको हम क्या करेंगे, हाँ ओरिजिन से जोड़ सर, देंगे। कोई पॉइंट नहीं है तो फिर ओरिजिन से जोड़ देंगे। ठीक है। जिसका कोई ना सहारा तो भगवान है, तो ऐसा ही यदि ए पॉइंट है तो उसको ओरिजिन से जोड़ दिया, बात खत्म। यस। हाँ, तो मैं क्या बात कर यस रहा सर, था, 2 पॉइंट दिए हैं, तो दूसरे वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो उससे हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, लेट्स से वी हैव अ पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है सर 1 योर 2 वॉइस 3। इज नॉट कमिंग। अपना नेटवर्क चेक करो। बी पॉइंट विच इज 4 6 9, ठीक है, मुझे ए वेक्टर निकालना है। तो ए वेक्टर क्या होगा, इट विल बी ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, अभी पढ़ाने के हिसाब से, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो बी का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, सर 4 आई कैप प्लस और 6 जे कैप प्लस 9 के कैप, राइट। 9 की कैप ए का पोजीशन माइनस वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 3 जे के कैप, कैप। राइट। यस, तो 4 आई कैप माइनस आई कैप तो 3 आई कैप, 3 आई कैप। 6 जे, 6 जे माइनस 2 के तो 4, 4 जे नहीं, 4 9 के 4 माइनस जे 3 के तो 6 के, बात खत्म। 6 की। अब एक चीज जो है भाई, हम बात करते हैं कि मान लो कि हमको कोई वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज गिवन आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब बोला कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो सिंपल बस रिवाइजन के लिए देख रहे हैं। यदि मैग्नीट्यूड निकालना होता है तो क्या करते हैं, स्क्वायर रूट मैग्नीट्यूड लगाया। इज हाँ बोलो, बोलो, तुम अपने ओपिनियन बता दो, फिर बता दो। आई कैप, मतलब तीनों जब वेरिएबल्स है उनके कोएफिशिएंट के स्क्वायर करके हम्म, अंडर जैसे रूट आई का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट है 1 उसका स्क्वायर, के कोफिशिएंट -1 का स्क्वायर, राइट, -1 इनको ऐड स्क्वायर। करके रूट लगा दो, तो 1 + 1 + 1 विच इज √3। यस। और ए कैप ने कैसे निकालेंगे, एक भी ऊपर टॉपिक, उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कर दो, राइट। तो आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप वाई √3, दैट्स वी हैव टू, आर यू गेटिंग दिस? तो आई कैप यस प्लस सर, जे कैप माइनस के कैप वाई √3। टाइप्स ऑफ वेक्टर के ऊपर चर्चा करें। ये तो पता है, जीरो वेक्टर मतलब वो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, यस और डायरेक्शन इंडेफिनेट हो, यू क्योंकि वो तो बस यूनिट वेक्टर मतलब, वो वेक्टर उसका जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट इज वेक्टर मतलब, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज जिसका समथिंग मैं who has a magnitude as 1। जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। तुम्हारी नजर में कितने कोई हाँ, कोई यूनिट वेक्टर है, आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर ही है। जैसे आई कैप किसके अलावा है, एक्स एक्सिस के अलावा, ठीक है, इन जनरल। जे कैप वाई एक्सिस के अलावा, के कैप जेड एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये ध्यान रखना। कोई इनिशियल और को टर्मिनल वेक्टर, कोई इनिशियल का मतलब जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, जैसे मान लो ये वेक्टर ये वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन्हें कहते हैं कोई इनिशियल। को टर्मिनल मतलब जो एक ही जगह पे एंड होते हैं, ठीक है। इक्वल वेक्टर्स मतलब जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है
और इसी डायरेक्शन में इतने ही लेंथ का दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड इक्वल वेक्टर। यस सर। नेगेटिव वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का? जैसे मान लो हमारे पास कोई वेक्टर दिया है ए, इसका नेगेटिव वेक्टर मतलब उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए। ठीक है, कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कोलिनियर का ओके। मतलब दो वेक्टर यदि पैरेलल हैं, चाहे उनका डायरेक्शन अपोजिट हो चाहे सेम हो, ठीक है, वो कहलाते हैं कोइनिशियल। ये ध्यान रखना। नेगेटिव वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड वही रखते हुए लेकिन नेगेटिव। उसका डायरेक्शन बदल दिया जाए। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड कोइनिशियल वेक्टर। नेगेटिव आर यू मतलब गेटिंग दिस पॉइंट? सिर्फ डायरेक्शन बदल दिया जाए। हम्म, ओके। करेक्ट। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर, गॉट इट। ये तो हम बता ही चुके हैं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नोट नो सेकंड सर। वाला है, पढ़ो। A vector is magnitude k वेक्टर in the ऑफ direction of मैग्नीट्यूड। vector a। अब ऐसा कई बार क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास एक वेक्टर दिया है, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, राइट। अब बोलेगा कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में और एक वेक्टर निकालो जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। क्या बोला क्वेश्चन में? कि वेक्टर ए की डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 8 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे? 8 यूनिट है। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे और उसमें 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बी वेक्टर मिल जाएगा जो चाहिए। व्हाट आई विल डू, आई विल फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड मल्टीप्लाई विथ और इट्स मल्टीप्लाई विद 8। मैग्नीट्यूड 8। ठीक है, जो भी उसका मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर, इसीलिए उन्होंने लिखा है कि के टाइम्स ए कैप। यस, so that's how we have to यस सर। understand. Next, अभी क्या बोला? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर पैरेलल और कोलिनियर। पैरेलल। ठीक है, पैरेलल वेक्टर कंडीशन है कि वेक्टर ए इज इक्वल टू सम कांस्टेंट वेक्टर बी। ठीक, सिंपल। जैसे मान लो हमारे पास दो वेक्टर दिए हैं, वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, थ्री आई कैप प्लस सी जे कैप माइनस थ्री के कैप। तो सिंपल कह सकते हैं कि यहाँ पर वेक्टर बी इज इक्वल टू थ्री टाइम्स वेक्टर ए, राइट। तो इसीलिए कोलिनियर होंगे। कोलिनियर वेक्टर की एक कंडीशन ये भी होती है, वो भी लिख सकते हो। यदि हमारे पास दो वेक्टर्स दिए, वेक्टर इज इक्वल टू ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, राइट। वेक्टर बी दिया है बी वन आई यस। ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, राइट। तो यदि दोनों का ए वन और ए टू का रेशो, बी वन बी टू का रेशो और सी वन सी टू का रेशो बराबर हो जाए, वेक्टर्स आर कोलिनियर। वेक्टर्स ऑफ। ओके। ये सिंपल चेक करने का तरीका है। और यदि कई बार क्या होता है कि ऐसा बोल देता है कि द वेक्टर्स आर कोलिनियर, तो कुछ कांस्टेंट का वैल्यू निकालो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, दैट शुड बी यस सर। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बात करते हैं इसकी एडिशन लॉ ऑफ वेक्टर्स। तो ये तो हमें पता ही है, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, इसको पढ़ाने की जरूरत है। ट्रायंगल लॉ कहाँ लगाते हैं, दिख रहा होगा सर। ये कहता है कि मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए बी सी एक ट्रायंगल है। इसमें ट्रायंगल की दो साइड्स दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। मान लो ये बी सी साइड एक रिप्रेजेंट करता है वेक्टर ए को और ए बी साइड रिप्रेजेंट करता है वेक्टर सी को, मान लो। ठीक है, तो तीसरी साइड होगी ये वाली, ये उनके एडिशन को रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर सी। सिंपल, ठीक। समझ में आया? तो तीसरा साइड जो होगा, इट रिप्रेजेंट्स द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ मैंने बता दिया। ट्रायंगल लॉ कहता है कि यदि हमारे पास ट्रायंगल की दो साइड्स हैं जो दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती है, तो थर्ड साइड जो होगी इट रिप्रेजेंट द सम ऑफ द टू वेक्टर्स। जैसे मैंने सम बताया ऑफ ना। द टू वेक्टर्स। यस, मैंने बताया था ये ओके। बहुत खिचड़ी है। तो मान लो दो वेक्टर्स हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए बी सी। अब ये ट्रायंगल है ए बी सी, अब इसमें दो वेक्टर्स मैंने रिप्रेजेंट कर दिए। ए बी रिप्रेजेंट वेक्टर ए, if AC represent vector B, तो जो BC वेक्टर होगा दैट विल रिप्रेजेंट वेक्टर A प्लस ए वेक्टर B। प्लस ठीक, बी। मैं कैसे निकालता हूँ डायरेक्शन?
जैसे मान लो यदि हमारे पास ये है ट्रायंगल, ये दो साइड्स हैं, तो तीसरे साइड कहाँ से आएगी, ऐसे आगे, कैसे कैसे पता चलेगी? तो जो आएगा ऐसे आएगा, यहाँ से ए सी गए, फिर सी भी जाना पड़ेगा, तभी तो ए भी, तो यह मान लो इसको, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये ए प्लस बी होगा, राइट, ये ध्यान रखना। सब वेक्टर बी शुड बी, जो ए और बी का जो है वो उल्टा चाहिए ना। जो भी का मतलब, हाँ मतलब ऐसा होना चाहिए कि हम ये तब लगा सकते हैं डायरेक्शन। वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एडिशन, कि एक का इनिशियल पॉइंट दूसरे का टर्मिनल पॉइंट बने। जैसे यहाँ पर देखो, ए सी जो वेक्टर ए है, इसका इनिशियल पॉइंट है ये, राइट, इसका, और ए सी इसका टर्मिनल पॉइंट है, राइट, टर्मिनल पॉइंट। और वेक्टर बी का सी इनिशियल पॉइंट हुआ, तो यहाँ पर वेक्टर एडिशन लगाए, ठीक है। अब पैरेललोग्राम लॉ कब लगाएंगे, सुनना ध्यान से। हाँ, एक चीज और होता है वेक्टर एडिशन में, कि मान लो हमारे पास दो वेक्टर, तीन वेक्टर है, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये वेक्टर सी, और पूछेगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो ये जीरो होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना कि बस डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जैसे मान लो ये यहाँ से शुरू हो गए, तो बी, फिर उसके बाद सी, और फिर ए, करेक्ट, इनका तीनों का सम जीरो होगा, डू रिमेम्बर, यस। ओके यस सर। इसको ध्यान रखना। अब पैरेललोग्राम लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ क्या बोलता है कि मान लो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, इसमें ये वेक्टर ए है, इसको वेक्टर ए बोल सकते हैं, राइट, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर बी, क्यों, ये दोनों बराबर है, पैरेलल है। तो पैरेललोग्राम लॉ बोलता है कि यदि जो ए और बी है ना, दो वेक्टर है, इनका जो सम होगा, दैट विल बी द डायगोनल। पैरेललोग्राम लॉ कब लगाना है, जब दोनों का सम ऑफ इनिशियल व्हाट पॉइंट्स, विल बी सम ऑफ द टू वेक्टर्स ए विल और बी द, बी का सम वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो सम होगा, डायगोनल के। वो डायगोनल के बराबर होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की, ठीक है, ठीक है, यस। यस सर। कैसे करना, सिंपल, तो वेक्टर लॉ ट्रायंगल एडिशन हो गया। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, अभी हम पढ़ लेते हैं, इसके बाद पर बताएंगे। नेक्स्ट, कोप्लेनर वेक्टर बहुत आसान है। कोप्लेनर वेक्टर जो होता है, कोप्लेनर वेक्टर का मतलब होता है कि सारे सारे प्लेन, सारे वेक्टर एक ही प्लेन में हो। जैसे मान लीजिए हमारा एक प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है, एक वेक्टर यहाँ पर हो गया, एक ओके। वेक्टर यहाँ पर हो गया, एक वेक्टर यहाँ पर हो गया, तो उसे एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। कोई वेक्टर, जैसे मान लीजिए हमारी हथेली है, और एक वेक्टर हमारे हाथ ऐसे हो गए ऊपर, और एक इसमें ही रहा, तो ये कोप्लेनर नहीं है, ठीक है। कोप्लेनर का मतलब होता है कि वो एक ही प्लेन पे लाई करे, करेक्ट। तो कोप्लेनर की कंडीशन ये है कि जो तीसरा वेक्टर होगा, सर फिर आपने जो अभी एग्जांपल बताया कि एक हम्म, स्टैंडिंग है और एक प्लेन पे है, वो भी एक ही प्लेन जैसे पे आएगा ना। नहीं होगा ना, जैसे मान लो ये प्लेन है और एक वेक्टर जैसा है, ठीक, तो मैं दिखाना थोड़ा मुश्किल होगा, ये हमारा हथेली देखो, इसमें यस। ये मेरा पेन है, तो ये वेक्टर ये हमारा प्लेन में हुआ, राइट, और एक ऐसा हो गया, तो क्या होगा, दे यस आर सर। नॉट कोप्लेनर, क्योंकि वो ऊपर चला गया ना, तो दूसरा प्लेन में हो गया, तो ओके। कोप्लेनर नहीं होंगे। तो कोप्लेनर की कंडीशन क्या है कि जब तीन वेक्टर्स ए बी और सी कोप्लेन में होंगे, तो क्या होगा, जो तीसरे वेक्टर को, या फिर इनमें से किसी एक वेक्टर को हम लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दो वेक्टर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब के टाइम्स वेक्टर ए प्लस एम टाइम्स वेक्टर बी, ठीक है। ये कोप्लेनर की कंडीशन है, लेकिन हम ऐसे प्रूफ नहीं करेंगे। तीन वेक्टर दिए हैं और यदि कोप्लेनर है वो, तो मैं क्या करूंगा, उन तीनों वेक्टर का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा दूंगा, ठीक है। और ओके। उसको यदि जीरो के इक्वल कर दिया, तो तुम्हें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पता ही है कैसे निकालते, एक डिटरमिनेंट बनाओ 3 बाई 3 का, पहले रो में पहला वेक्टर, दूसरी रो में दूसरा वेक्टर, तीसरी रो में तीसरा वेक्टर दिस इज कोफिशिएंट, दिस। उसके बाद उसे जीरो कर लो। कोप्लेनर की कंडीशन है, कोलिनर की बता दिया कंडीशन है। कोलिनर मतलब दो वेक्टर पैरेलल। और प्रूफ कैसे करना है, हाँ। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल c1/c2, या और वेक्टर a इज इक्वल टू k टाइम्स वेक्टर b, करेक्ट। जिस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो ये हो गया कोप्लेनर ओके की सर। कंडीशन। कोप्लेनर में क्या बताया मैंने, तुम एक्चुअल मीनिंग समझो कि कोप्लेनर का मतलब क्या होता है। कोलिनर का मतलब, कोप्लेनर में इट इज डिटरमिनेंट बनाना यदि है ना कोई हमें। बोलेगा कि कोलिनर वेक्टर्स ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर आर कोलिनियर, तो हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, राइट। दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। वो फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम बता सकते हैं ना। यस, नेक्स्ट। अब जैसे मान लो उन्होंने बोला कि दीज टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, मतलब हमें दो वेक्टर दिए हैं, 2i कैप माइनस क्यू जे कैप प्लस 3k, राइट।
दूसरा वेक्टर है 4 i कैप माइनस 5j+6k। उन्होंने बोला कि कोलिनियर है। कोलिनियर की कंडीशन बताओ। 2/4 है ना, इज इक्वल टू -q/-5 इज इक्वल टू 3/6। थ्री टू अपॉन वन जा टू, सिक्स 2 2 जा 4, तो q/5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/2। तो q का वैल्यू 2/5। उल्टा हो गया यार ये तो। 5/2 होगा, सॉरी। q इज इक्वल टू 5/2 ना, 5 उतर जाएगा। हाँ इस प्रकार से हमने देखा कि कोलिनियर की कंडीशन ये लगा के बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोप्लेनर। जैसे मान लो इन्होंने बोला कि 4 पॉइंट दिए हैं और उनको प्रूव करने के लिए यार कोप्लेनर। कोप्लेनर। तो जब मान लो हमारे पास 4 पॉइंट दिए, ठीक है, अभी मैंने 3 पॉइंट के बारे में बताया था। मान लो हाँ ये पॉइंट 3 है बना के। और दे आर कोलिनियर, तो मैं क्या करना है, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर बी है, इसका पोजीशन वेक्टर सी। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूंगा, राइट, और जीरो को इक्वल कर दूंगा, तो ये कोलिनियर कोप्लेनर प्रूफ हो जाएंगे, राइट। लेकिन अब मान लो 4 पॉइंट दे दिए, यहाँ पर कहीं से डी भी आ गया। आप क्या करेंगे, तो सुनना ध्यान से। जब डी आ जाएगा और 4 पॉइंट को प्लेन प्रूफ करना, तो क्या करो, तुम एक को ऐसे अपना मान लो और सबको ज्वाइन कर दो एक के साथ, राइट। और फिर क्या निकालो, ए बी वेक्टर निकालो, ए सी वेक्टर निकालो और ए डी वेक्टर निकालो, और तीनों का स्केलर डबल प्रोडक्ट निकाल के जीरो के इक्वल। सीधा सा मतलब ये है कि 4 पॉइंट दिए हैं, जैसे मान लो ये यहाँ पर एग्जाम्पल को देखिए, ये 4 पॉइंट दिए, ठीक है, तो तुम ए बी वेक्टर निकाल पाओगे, कितना आएगा। मैंने बताया था अभी, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर में कैसे निकालते हैं, -i ए बी -i वेक्टर -2i सब प्लस 0 के क्या टू। ए सी वेक्टर, हेलो सर। ए सी वेक्टर 0, हाँ यस, +2j कैप, यस बोलो। ध्यान से पढ़ते जाओ, बहुत टाइम कम है और बहुत सारा पढ़ाना है। 2 1 i कैप यस -3 सर। +2, तो -2j कैप, यस। समझ में आ रहा है कैसे करें, +3k कैप। हाँ हमारे पास तीनों वेक्टर्स आ गए, ए बी ए सी और ए डी, तो इनको क्या करेंगे, ऐसे अरेंज कर देंगे, 2 2 0 0 2 0, है ना, 0 2 0 1 1 -2 3, -2 और इसका 3। वैल्यू निकालेंगे, यदि ये जीरो आ गया तो कोप्लेनर, नहीं आया तो 4 पॉइंट में कोप्लेनिटी कैसे प्रूव करना, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। 2 पॉइंट मैंने बता दी। वेक्टर इन 2D तो पता ही है, जैसे मान लो दो, एक पॉइंट है 3,4, उसको 2D में रिप्रेजेंट करना है, तो 3 i कैप +4j कैप, राइट, सिंपल। यस। ओके, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि वेक्टर लॉ यूज करना है और एक्सप्रेस करना है वेक्टर ए सी और डी को इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, तो फिगर सर अच्छे से कैन यू बनानी है रिपीट एक्चुअली। आपने अभी जो बोला। पढ़ लो इसको, लिखा है, कहाँ गया वो, सीधा स्क्रीन, ये भगवान ये क्या चल रहा है इसका सर पहले वाली ये है। पहली वाली स्लाइड खत्म हो गई, यस। हाँ सर अभी हो दो गई। मिनट 2 मिनट 2 मिनट, मैंने ये बताया था कि उसमें एक डायग्राम दिया था, उसमें उन्होंने 4 पॉइंट, चार वेक्टर दिए थे, ए बी और सी डी, राइट। फिर उन्होंने बोला कि हमें सी और हाँ डी को रिप्रेजेंट करना है ए और बी के टर्म्स में, वो क्वेश्चन था, वो हम कर रहे थे, ठीक है। सी और डी को ए और बी ओके। तो उसके टर्म्स में रिप्रेजेंट करना, दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट। ओके सर ये आज की क्लास की रिकॉर्डिंग आप मुझे भेज सकते हो। हम्म, अभी पढ़ नहीं रही हो क्या, रिकॉर्डिंग तो फिर देखोगे, समझ समझ कर पाती हूँ। नहीं मैंने मतलब कर रही हूँ बट मैंने स्टार्टिंग के कुछ पॉइंट्स मिस किए तो। ओके, तुम्हारे ऊपर भैया, तुम्हें पढ़ना है, मैं तो यहाँ पढ़ा रहा हूँ बस, रिजल्ट तुम्हें लाना है, एग्जाम तुम्हें देना है, ध्यान रखो। यस सर। कहाँ गया वो यार,
ओके, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो उनमें बोला है कि हमें yes sir वेक्टर इसको एबीसी के रूप में रिप्रेजेंट करना है। C और D को लंबे के टर्म्स में You have to represent a vector C and vector D, correct? तो वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन लगाएंगे राइट। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, डायग्राम भी उन्होंने पूरा मैच कर दिया। तो ये डी वेक्टर दिया, ये माइनस डी ऐसा दिया है कि ठीक है, तो लगाओ ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगुलर पूरे इसके लिए लगाना है या PQS या पूरे PSR के ट्रायंगल के लिए लिए? लगाओ, पीक्यूएस के लिए। पीक्यूएस में लगाएं पहले, ठीक, क्या बनेगा? मैं वही पूछ रही हूँ। वेक्टर सी माइनस वेक्टर डी इज इक्वल टू वेक्टर ई, करेक्ट। और C फिर बनाएंगे पी माइनस, एस आर में, ओके, पी एस आर पी प्लस डी इज इक्वल टू D वेक्टर वी, करेक्ट। प्लस, और दोनों को यस, ऐड कर दें, दोनों को ऐड करेंगे तो 2c इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो c इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2, करेक्ट। और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यू विल गेट 2d इज इक्वल टू तो आपने वेक्टर कौन ए से दोनों माइनस को ऐड वेक्टर किया बी। है? आपने इन C दोनों को माइनस दो D इक्वेशन एंड बनाई ना। C प्लस D ना? हम्म, इन दोनों को ओके ऐड ओके, हाँ करेंगे तो डी हाँ डी हाँ कट हाँ, जाएगा, D कट तो हो सी बच जाएगा, जाएगा, यस। तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस डी आएगा ना, सॉरी, तो माइनस ये है तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई 2। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाए तो बना लेना, मतलब सिंपल है ट्रायंगल लॉ लगाना। नेक्स्ट, यस थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री में तो बता दिया मैंने, वो शुरुआत कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट दिया है उसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस और एक्स जेड प्लेन से डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई पॉइंट है 1 2 3, ओके, इसका एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस पूछ लिया, तो एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस लेगा, जिस प्लेन से डिस्टेंस पूछा उनको उनके उनके कोऑर्डिनेट्स को हटा दो। जैसे एक्स और वाई को हटा दिया, 3 है उसका मैग्नीट्यूड ले लो, विच इज 3, करेक्ट। जैसे मुझे वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालना है इस पॉइंट का, तो मैं क्या करूंगा, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट हटा दूंगा, फिर 1 बचेगा, 1 का मॉडल, राइट, विच इज 1। तब मैं, आर यू गेटिंग? यस, आई हमें गॉट जिस इट। जिस भी प्लेन से डिस्टेंस निकाला, जैसे हमारे पास पॉइंट दिया -1 -2 और 3, वो बोलेगा कि वाई जेड प्लेन से डिस्टेंस निकालो, तो क्या तो होगा, 1। 2 3 को कट करना पड़ेगा, -1 का मॉड। वाई और जेड को कम करेंगे, मतलब जी वाली, हाँ, और मैं, दैट्स हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड। और यस सर। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस, तो ठीक है, समझ में आ गया, डिस्टेंस ऑफ एनी सर पॉइंट उन्होंने फ्रॉम, अगर स्पेसिफिकली बोला है कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है, तो फिर तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस तो निकाल सकते हैं, आसान है। जैसे मान लो कि हमारे पास कोई, तुम सिंपल इसको ड्रॉ कर लिया करो, जैसे मान लो एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई पॉइंट 3 5 है, इसका एक्स एक्सिस डिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। 3 यूनिट। क्या होगा 3, ये 3 होगा, ये 5 होता है, तो 5 नहीं होगा। एक्स एक्सिस से, और ओके गॉट वाई इट। एक्सिस डिस्टेंस ये तो 3, ठीक है, दैट वी हैव वाई, टू अंडरस्टैंड। हाँ वाई से 3। सेक्शन फार्मूला और मिड पॉइंट फार्मूला, तो बहुत आसान है वैसे इसको पढ़ाना, मैंने बता दिया शुरुआत में, क्या बताया था कि हमारे पास मान लो दो पॉइंट है ए और मैग्नीट्यूड बी, ऑफ, वेक्टर ए, इसको वेक्टर बी बोल दिया, राइट। और यस यहाँ पर कोई पॉइंट सी है जो उनको एम रेस टू एन में डिवाइड कर रहा है, वेक्टर सी क्या होगा, एम वेक्टर बी ए प्लस एन इंटू वेक्टर एम, ए अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। ये हो गया सेक्शन फार्मूला, यस। कब, जब सी अंदर हो, और यदि सी जब बाहर रहा, सी, इसे कहते हैं इट इंटरनल इज, डिवीजन, ठीक है। जब सी बाहर यस, रहेगा तो एम बी माइनस एन ए एम बी अपॉन एम माइनस एन ए माइनस अपॉन एन, एम माइनस एन, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो दिस इज फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, दिस इज फॉर इंटरनल एक्सटर्नल, डिवीजन। उन्होंने इंटरनल। वैसे लिखा है तो नोट्स मिल जाएंगे। अभी क्वेश्चन कर लेना, सिंपल है ना? दो पॉइंट दिए हैं उनको, फाइंड द पोजीशन इंटरनल वेक्टर डिवाइड ऑफ, करने वाले 3 2 और एक्सटर्नल डिवाइड 3 2, ठीक है, कर लेना बस, सिंपल। नाउ मिड पॉइंट फॉर्मूला सिंपल, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिड पॉइंट करते थे ना,
ये पॉइंट ए है और ये बी, इसके कोऑर्डिनेट्स कुछ पता है x1 y1, इसके x2 y2। तो इनका जो मिड पॉइंट होता था उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते थे, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, नहीं? वैसे यहाँ पर भी होता है। यस। हमारे पास मान लो दो पॉइंट है, एक वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर, इसका वेक्टर भी, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा एम, तो एम का जो पोजीशन वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी A डिवाइड plus बाई। B upon 2. दैट्स ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड, इज इट फाइन? तो इसको कर लेना। Yes, sir. अभी बोला कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। ये ध्यान रखना कि तुम्हें वेक्टर एल को भी आई कैप जी कैप के रूप में लिखना पड़ेगा। मतलब ओ एल वेक्टर कितना होगा और ओ एन वेक्टर कितना होगा? व्हाट इज ओ एल वेक्टर, टेल मी। ओ एल वेक्टर इज 2L. 7 आई कैप माइनस 6 जे कैप प्लस 12 के कैप, राइट? ये ओ एल होगा ना, इसका पोजीशन वेक्टर मैंने बोल दी। और इसको बोलेंगे ओ एन विच इज 5 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, राइट? तो वेक्टर ओ एल प्लस Yes, sir. वेक्टर ओ एन डिवाइड बाई 2, 7 प्लस 5 12 डिवाइड बाई 2 6, माइनस 6 प्लस 4 तो 12. माइनस 2 बाई 2 माइनस जे कैप, 12 माइनस 2 10, 10 डिवाइड बाई 10. 2 तो 5 के कैप। That's all you have to understand. I hope you understood. Is it fine? Yes, sir. अब हम बात करते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं सेंट्रॉइड और सेंट्रॉइड। दो केसेस में होता है, एक ट्रायंगल के केस में, एक होता है टेट्राहेड्रन के केस में। टेट्राहेड्रन में 4 साइड्स होती है, ठीक है, और ट्रायंगल में 3 Okay. साइड्स होती है। तो उनका जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड क्या होता है सबसे पहले तो ये बता। जैसे Centroid मान is लो हमारे जहाँ पास एक पे ट्रायंगल है, uh, यहाँ पर क्या, the midpoint of A and B which नहीं, सेंट्रॉइड का connects to मतलब C. होता है कि जहाँ पर सेंट्रॉइड का दोनों मतलब के होता है जहाँ पर एंगुलर तीनों मीडियंस, बाइसेक्टर्स एक जगह पे। मीडियन मीडियन नॉट एंगल बाइसेक्टर, मीडियन वाले एडी, ए का मीडियन है, बी से पास होने वाला मीडियन बीई है और सी से पास होने वाला सी एफ है। तो Yes. एडी बीई और सी एफ जहाँ पर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंकरेंट पॉइंट ऑफ मीडियंस विच इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को ओजी से रिप्रेजेंट कर दिया, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर, तो उसको होते हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाई 3, ठीक है? यदि टेट्राहेड्रन Yes. रहेगा तो ऐसे कहते हैं टेट्राहेड्रन। तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है वो यहाँ कहीं होगा The मान लो। fourth point. तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी डिवाइड बाई 4 होता है। तो टेट्राहेड्रन के केस में क्या करना, 4 से डिवाइड करना, और मीडियन सेंट्रॉइड के केस में 3 से डिवाइड करना। आर यू गेटिंग दिस Yes. पॉइंट? चलेगा। So what tetrahedron में हमने क्या कैसे निकाला है यहाँ पे फोर्थ पॉइंट के सेंटर में द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दिया रहेगा टेट्राहेड्रन में, दिया रहेगा। टेट्राहेड्रन का मतलब ही होता है, तुमने टेट्राहेड्रन का मतलब समझ? हाँ वो समझा मुझे। ऐसा समझ सकते हो, जैसे मान लो टेट्राहेड्रन क्या होता है कि ट्रायंगल ऐसा बना, ठीक, और ऊपर है यहाँ पर ये टेट्राहेड्रन, ठीक, ओके। ट्रायंगल जिसका बेस ट्रायंगल है, और जैसे पिरामिड टाइप का होता है ना वैसे। ऊपर से। हाँ 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 हाँ। ओके, तो एक क्वेश्चन उन्होंने कराया होगा फिर क्या, the two vertices of a triangles are this centroid, centroid के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब तीसरे वर्टेक्स से पूछा है तो वही करेंगे ना, सेंट्रॉइड और क्या। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू वेक्टर जी, राइट? तो जी की जगह क्या रखेंगे? यस। वन माइनस वन टू एंड वन। बट -1 आई कैप वेक्टर बोल रहे हैं तो इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि आई कैप जे कैप लगाना है, -1 हाँ बोल रही हो। वेक्टर ए की जगह क्या लिखेंगे? 3 आई कैप प्लस जे आई कैप ठीक है। -4 के कैप, और बी इसके कर लेंगे, ठीक है? इसको हो जाएगा। वेरी आसान, मतलब इतना नहीं कर रहा हूँ, तो टाइम चला गया तो कल भी इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। सेंट्रोइड टेट्राहेड्रन का ये 4 पॉइंट दिए उन्होंने, तो क्या करेंगे, इसको वेक्टर ए मान लेंगे, बी सी और डी, राइट? फिर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 4 कर देंगे, फोर। तो आ जाएगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं स्केलर प्रोडक्ट के। स्केलर प्रोडक्ट हम डिस्कस कर चुके हैं शुरुआत के लेक्चर में, उसको बताने की जरूरत नहीं है ना।
क्या बताया था मैंने यस स्केलर प्रोडक्ट के बारे में? ये हमारे पास मान लो दो वेक्टर्स हैं, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, करेक्ट। बी और उनके बीच में कुछ एंगल थीटा है। यदि मुझे ए डॉट बी डिफाइन करना है तो इट विल बी मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, राइट। कॉस यदि मुझे कॉस थीटा निकालना है तो व्हाट विल बी कॉस थीटा? इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, करेक्ट। इसको लिखेंगे वेक्टर ए अपॉन मॉड ए यस वेक्टर बी अपॉन मॉड बी, करेक्ट। अब ए अपॉन मॉड ए को क्या बोलते हैं? ए टोपी, करेक्ट। बी कैप अपॉन बी बी हाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू ए ठीक है कैप डॉट बी कैप। तो इसका सिंपल सा पहला यूज यही है कि हमें यदि दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना है तो हम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यूज करेंगे, वेक्टर वेक्टर प्रोडक्ट का यूज नहीं करेंगे, स्केलर प्रोडक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। दैट वी हैव टू। ठीक और यदि ये एंगल ऐसा हो जाए 90, तब डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना? 0। इसका आंसर जाएगा 0, राइट। मतलब दैट्स हाउ वी हैव टू। पहले हमें वैल्यू चेक करनी पड़ेगी उसके बाद ही। यस गॉट तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया। अब इनका एक और यूज है कि प्रोजेक्शन निकालने के लिए। तो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं पता है? हाउ टू फाइंड प्रोजेक्शन, डायरेक्शन टेल मी। नहीं प्रोजेक्शन नहीं तो याद नहीं है? मैं डायरेक्शन रेशियो बोल रही थी। प्रोजेक्शन पूछ रहा हूँ, प्रोजेक्शन हाँ कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन? जैसे मान लो वेक्टर एक पे प्रोजेक्शन बी पे निकालना है, कैसे निकालें? तो ये सब रिवाइज करो।